नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करेंगे 11 फरवरी के करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ और सेहतमंद होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस लाइक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के साथ आप जुड़े रहें। और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ सर्च करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर हम इन वीडियोस के पीडीएफ भी उपलब्ध कराते हैं और कई एमसीक्यूज भी डालते हैं। आइए आज की न्यूज़ देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़, साइंटिस्ट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है इन क्रिएटिंग एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए, अभी तक जितने भी हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जितने भी हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, इनमें हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी फिशन। ठीक है, देखिए दो चीजें होती हैं, फिशन और फ्यूजन। फिशन क्या है? जब वो एटम टूट रहा है तो उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है वो फिशन में यूज होके न्यूक्लियर प्लांट से हम उससे पावर बनाते हैं। दूसरा है फ्यूजन। फ्यूजन है जब एटम्स मिलते हैं, मिलके जब एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको फ्यूजन बोलते हैं। और यूनाइटेड किंगडम में साइंटिस्ट ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है। उन्होंने उसी तरह से एनर्जी बनाई है जिस तरह से देखिए हमारे सन में बनती है। सन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन से इतनी एनर्जी बनती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज वन ऑफ द मैनकाइंड्स लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेस्ट। बहुत कई सालों से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस एनर्जी को हार्नेस कर सकें, है ना, क्योंकि इसके बड़े फायदे हैं फिशन के मुकाबले। लो कार्बन है एंड इट इज सेफर देन हाउ न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। और एफिशिएंसी इतनी अच्छी है कि 100% से भी ज्यादा एफिशिएंसी टेक्निकली मिलती है। ये कहां पे हुआ एक्सपेरिमेंट? जॉइंट यूरोपियन टॉरस फैसिलिटी, जेट फैसिलिटी है ऑक्सफोर्ड में, इंग्लैंड में, जहां 59 मेगा जूल्स एनर्जी सस्टेन की गई है इस एक्सपेरिमेंट में। एंड इट इज मोर देन डबलिंग 1997 रिकॉर्ड। 1997 में जितनी बनी थी उससे दुगनी है। ठीक है, देखिए 1 किलो, देखिए कितनी पावर होती है इस फ्यूल में। 1 किलो फ्यूजन फ्यूल में 10 मिलियन टाइम्स एनर्जी होती है एज ए किलोग्राम ऑफ कोल, ऑयल और गैस। ठीक है, 1 किलो कोल उठा लो, 1 किलो फ्यूजन फ्यूल उठा लो, 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा, 1 करोड़ गुना ज्यादा। ठीक है, ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई इन द मशीन कॉल्ड टोकामैक। एक डोनट शेप्ड एपरेटस होता है। ठीक है, आपको पिक्चर में दिखा देता हूं, ये देखिए डोनट लग रहा है ना, खाने वाला डोनट। इस तरह का एपरेटस होता है। और जेट साइट जो है, जेट साइट की बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑपरेशनल साइट है। और ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, है ना, जो कि आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, उनको हीट किया जाता है टेम्परेचर 10 टाइम्स हॉटर देन द सेंटर ऑफ द सन टू क्रिएट प्लाज्मा। ठीक है, और यहां पर सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होते हैं जो घूमते हैं इसके इर्द गिर्द और फ्यूज होते हैं और रिलीज करते हैं ट्रमेंडस एनर्जी एज हीट। एंड रिकॉर्ड एंड साइंटिफिक डाटा फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईटीआर एक्सपेरिमेंट। आईटीआर जो दुनिया में बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। आईटीआर एक मेगा फ्यूजन रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसको 7 कंट्रीज चला रही हैं, बेसिकली सपोर्ट कर रही हैं, जिनमें चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, हमारा भारत भी है इस प्रोजेक्ट में, जापान है, साउथ कोरिया है, रशिया है और यूएसए है। और साउथ ऑफ फ्रांस में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और इसका भी जो मेनली जो पर्पस है वो है टू डेमोन्स्ट्रेट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी फिजिबिलिटी ऑफ फ्यूजन एनर्जी, है ना। क्योंकि देखिए एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को भी हम कोशिश कर रहे हैं पूरा हार्नेस करने की। न्यूक्लियर एनर्जी भी इतनी ज्यादा नहीं अभी हुई है देशों में, तो हम अब एक नई एनर्जी, फ्यूजन एनर्जी को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जितनी भी कोशिशें हैं, चाहे जेट की है, चाहे आईटीआर की है, ये इसीलिए है कि हम इस एनर्जी को हार्नेस कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन क्वाइस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इन्होंने अपना एक नया इंडेक्स जारी किया है जिसको कोस्टल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट इंडेक्स कहा गया है। भारतीय कोस्ट पर जितनी स्टेट्स हैं
उनको कंप्राइज करके इन्होंने ये इंडेक्स बनाया है, ठीक है। दे हैड ब्रॉट आउट एन एटलस कंप्राइजिंग 156 मैप्स ऑन 1:1 lakh स्केल्स, ठीक है, ताकि हम कोस्टल वनरेबिलिटी इंडेक्स बना पाए। एंड इस मैप्स का फायदा क्या है, दे आर डिटर्मिनिंग द कोस्टल रिस्क्स ड्यू टू फ्यूचर सी लेवल राइज, है ना। हम कह रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी राइज हो रहा है, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस इंडेक्स को बनाया गया है, ठीक है। इस इंडेक्स में इट यूजेस द रिलेटिव रिस्क दैट फिजिकल चेंजेस विल अकर एज सी लेवल राइजेस, जैसे सी लेवल राइजेस बढ़ेगा फिजिकल चेंजेस आएंगे। और इसमें काफी सारे पैरामीटर यूज किए गए हैं, जैसे टाइडल रेंज, वेव हाइट, कोस्टल स्लोप, कोस्टल एलिवेशन, शोरलाइन चेंज रेट, जियोमॉर्फोलॉजी एंड हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिलेटिव सी चेंज, ठीक है। इसके अलावा एक मल्टी हैजर्ड वनरेबिलिटी मैपिंग भी तैयार की गई है ना। जैसे कि नाम ही स्पेसिफिक है कि कौन से एरिया ज्यादा वनरेबल है। यहां आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये भारत की कोस्ट लाइन है, 7516 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है, जिसमें से 7516 किलोमीटर की है, जिसमें से 6100 हमारे मेनलैंड है, बाकी की हमारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। और ये मैं क्या कह रहा था, मल्टी हैजर्ड वनरेबिलिटी मैपिंग तैयार की गई है और इन पैरामीटर्स को यूज किया गया है टू डिराइव द कंपोजिट हैजर्ड जोन्स, ऐसे जोन जहां पर ज्यादा खतरा है, एंड दो विच आर लाइंग इन कोस्टल लो लाइंग एरियाज बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम फ्लडिंग इवेंट्स, ठीक है। पूरे भारत की ये कोस्टल मैपिंग की गई है। और इसका फायदा क्या है, इससे बेसिकली हमें कोस्टल डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी और रेजिलिएंट कोस्टल कम्युनिटीज बनाने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी इस इंडेक्स से, ठीक है। अगर इनकॉयस की बात करें तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ठीक है। इसका काम है अलर्ट्स जारी करना, जैसे पोटेंशियल फिशिंग जोन के, ओशन स्टेट फोरकास्ट, सुनामी अर्ली वार्निंग भी ये देता है, स्टॉर्म सर्ज अर्ली वार्निंग एंड हाई वेव अलर्ट्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना इनकॉयस क्या है, किसके अंडर है, ये क्या मैप बनाया गया है, इसके क्या फायदा होगा। कोस्टल वनरेबिलिटी इंडेक्स पूछ लें किसने बनाया है, तो ये इनकॉयस ने, जो ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर। सो आगे चलते हैं। जयशंकर जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, और वहां पर क्वाड फॉरेनर मिनिस्टर मीटिंग होनी है, जिसको वो अटेंड करने वाले हैं 11 फरवरी को, ठीक है। ऑफिशियल विजिट पे जा रहे हैं, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि फिलीपींस भी 10 से 15 फरवरी वहीं होंगे और पार्टिसिपेट करेंगे इन दी 4th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ऑन फरवरी 11 इन मेलबर्न। और उनके साथ ही फॉरेन मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट के भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद वो बायलेटरल विजिट पे जाएंगे फिलीपींस 13 से 15 फरवरी, और इसका पर्पस जो है हमारे बायलेटरल रिलेशन को सुधारना है विद आवर की पार्टनर्स इन द इंडो पैसिफिक, है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जो कि आसियान का मेंबर भी है। और ये सबसे खासियत यह है कि जयशंकर जी की ये पहली विजिट होगी एज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर टू ऑस्ट्रेलिया, and our external affair minister and Australian foreign minister, they will co-chair the another one meeting, that is 12th foreign minister framework dialogue on February 12 को वहां पर होना है बेसिकली एक डायलॉग। और इसमें वो देखेंगे प्रोग्रेस ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एंड दे विल डिस्कस बाइलेटरल, मल्टीलेटरल एंड रीजनल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। उसी दिन ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एक और मीटिंग चेयर करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ही विल चेयर फॉरेन मिनिस्टर साइबर फ्रेमवर्क डायलॉग, ठीक है। और ये असेस करेंगे द प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रेमवर्क अरेंजमेंट ऑन साइबर एंड साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, ठीक है, जो पिछले साल जून 2020 में साइन किया गया था इन द वर्चुअल लीडर समिट बाय ऑस्ट्रेलियन पीएम स्कॉट मॉरिसन एंड इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी। तो उसका भी बेसिकली ये देखेंगे कि उसमें अभी तक कितनी प्रोग्रेस हो पाई है, ठीक है। आगे चलते हैं। केरला के एक ब्यूरोक्रेट न्यूज में है अपनी बुक की वजह से, नाम इनका है एम शिवशंकर, बुक इन्होंने लिखी ऑन गोल्ड स्मगलिंग केस, ठीक है। उनकी बुक का नाम है अश्वत्थावमु वेरुम ओरुआना, जिसको हिंदी इंग्लिश में कहें तो अश्वत्थामा इज जस्ट एन एलिफेंट। और इस बुक में उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने कोई भी इलीगल इंटरवेंशन नहीं की थी इन दी गोल्ड स्मगलिंग
and he never made any undue favor for Swapna Suresh, the prime accused in the case. अभी देखो समस्या क्या है, हुआ क्या था, मैं आपको कहानी बता दूं। तो इनको बेसिकली जो शिवशंकर थे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे विजयन के, ठीक है, केरला के जो सीएम है विजयन के, और आईटी सेक्रेटरी भी रह चुके थे। तो उनको सस्पेंड कर दिया गया था उनकी सर्विस से जब उनके सुरेश नाम के इंसान के साथ लिंक सामने आए थे, और इनको अरेस्ट कर लिया गया था बाय ईडी एंड कस्टम्स इन ए केस दैट इज रिलेटेड टू गोल्ड स्मगलिंग थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स एंड मनी ट्रेल एंड डॉलर स्मगलिंग। और बाद में लेकिन इनका सस्पेंशन रिवोक हो गया था। तो इन्होंने इस कंट्रोवर्सी में थे, अब इन्होंने उस बुक लिख के एक नई कंट्रोवर्सी ले ली है, ठीक है। वो कंट्रोवर्सी क्या है वो भी एक्सप्लेन करता हूं। इन्होंने एलिज किया कि उनको टारगेट किया जा रहा है और मीडिया उनको जान के तंग कर रहा है। शिवशंकर ने मेंशन किया है बुक में कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर एक प्रेशर था कि चीफ मिनिस्टर को भी इस केस में ले आओ, ठीक है, और इन्हें अरेस्ट इसलिए किया गया था टू मेक ए स्टेटमेंट अगेंस्ट विजयन, ये भी कहा है इन्होंने। अब दिक्कत यह है कि शिवशंकर ने कोई भी प्रीरियर अप्रूवल नहीं ली है सरकार से बिफोर राइटिंग एंड पब्लिशिंग दिस बुक। और मलयालम न्यूज चैनल्स ने ये काफी हीटेड डिबेट्स इन्होंने करी हैं जिन पर बात की गई है लीगैलिटी ऑफ पब्लिशिंग बुक्स एंड इट वुड अट्रैक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन और नॉट, है ना, क्योंकि सस्पेंशन रिवोक कर दिया था, दोबारा सरकार में आ गए, दोबारा ऑफिसर बन गए, तो अब क्या डिसिप्लिनरी एक्शन उन पे हो ना हो इसकी बात की गई। और हालांकि लॉ एक्सपर्ट का कहना है कि ये ग्रे एरिया है और कोई भी क्लियरली डिफाइंड रूल्स यहां नहीं है, सिर्फ कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस पर जो है सिस्टम चलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये बुक है अश्वत्थामा इज जस्ट एन एलिफेंट, केरला के ब्यूरोक्रेट हैं ये एम शिवशंकर, ठीक है। ये बुक का कवर है, ये आपको दिख रहा होगा। सो आगे बढ़ते हैं। आंध्र गवर्नमेंट ने, आंध्र प्रदेश की सरकार ने 100 साल पुराना एक नाटक चिंतामणि पद्य नाटकम उसको बैन कर दिया है। अभी क्या रीजन है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का? यह डिसीजन आया जब हेड ऑफ द आर्य व्यासा महासभा एम द्वारकानाथ वो चीफ मिनिस्टर से मिले, वाईएस जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर आंध्रा के, और उन्होंने एक पिटीशन दी कि वो इस प्ले को बैन कर दें। देखिए जो आर्य कम्युनिटी है वो अलग अलग गवर्नमेंट्स को काफी सालों से पिटीशन कर रही है कि इस प्ले को बैन किया जाए, और उसका रीजन ये है, इस कम्युनिटी का कहना है कि इस प्ले में उनको नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता है, और ये प्ले इतने बड़े लेवल पर सारी स्टेट में दिखाया जाता है, खासकर रूरल एरियाज में, खासकर मेलों और त्योहारों पे। और स्टेट गवर्नमेंट ने इसके कंटेंट्स रिव्यू करने के बाद इसको बैन कर दिया था जनवरी 17 को, ठीक है। और ये नाटक, ये बेसिकली नाटक के बारे थोड़ी सी बात करें, 1920 में लिखा गया था बाय प्लेराइट कल्लकुरी नारायणा राव जो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। और ये प्ले एक चिंतामणि के बारे है, ए कोर्टसन एंड ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा हु फाइंड सल्वेशन बाय सिंगिंग भजन्स, ठीक है। और उसके साथ एक सुब्बी शेट्टी बंदा साथ में है, एक बिजनेसमैन है जो कि आर्य कम्युनिटी से दिखाया गया है, ठीक है। अब यहां दिक्कत है, एंड हु लूजेस हिज वेल्थ एंड फैमिली ड्यू टू हिज अट्रैक्शन टू द चिंतामणि। अब वो चिंतामणि की तरफ अट्रैक्टेड है, उसके कारण वो अपना पैसा और फैमिली सब कुछ खो देता है, ठीक है। और चिंतामणि बेसिकली लॉर्ड कृष्णा की भक्त है, और वो भजन गा के बेसिकली अपना जो है टाइम करती है। अब ये ओरिजिनल प्ले में देखिए, ओरिजिनली प्ले में एक सोशल मैसेज था, लेकिन ओवर द ईयर्स इस प्ले को टोटली एज एन एंटरटेनमेंट बना दिया गया है, ठीक है। जो सेंट्रल कैरेक्टर यहाँ पे सुब्बी शेट्टी है उसका मजाक उड़ाया जाता है, खासकर उसके सारे पैसे और उसकी फैमिली जब वो खो देता है उसके बाद। अब कम्युनिटी के लीडर्स का कहना है कि इसके कंटेंट और डायलॉग बहुत ही ऑफेंसिव हो गए हैं, और उसकी जो शक्ल है, उसकी अपीयरेंस है कैरेक्टर की, वो बड़ी बेकार दिखाई जाती है, और उसे एक छोटा और काले रंग का इंसान दिखाया जाता है। और इस प्ले में अब देखो 100 साल पुराना है ना, तो धीरे धीरे कई दहाकों में इसमें बदलाव आते गए, इसको और एंटरटेनिंग और फनी बना दिया गया, है ना। जो ओरिजिनल मैसेज था वो चेंज हो गया, क्रूड और वल्गर भाषा का यूज किया गया, जिसके कारण इस कम्युनिटी को बेसिकली इस प्ले से ये नाराजगी है। द्वारकानाथ का कहना था कि जिस तरह से शेट्टी का कैरेक्टर दिखाया गया है
उनकी पूरी कम्युनिटी के लिए ये बेसिकली बहुत ही उनको बुरा लग रहा है इस बात का, एंड इट इज वेरी वल्गर एंड ऑफेंसिव, उनका कहना था। 2020-21 में कई सेवरल आर्टिस्ट ग्रुप्स ने सेंटनरी सेलिब्रेशन इस प्ले की शुरू की आंध्र प्रदेश में, और इसके बाद बेसिकली इस कम्युनिटी ने सीएम के पास इसको बैन करने के लिए बात की, और स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा भी कि कोई कोशिश की जाए कि इस शेट्टी के कैरेक्टर को ही बाहर निकाल दो प्ले में से, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो सेंट्रल कैरेक्टर था तो इसीलिए प्ले को ही बैन कर दिया। ठीक है, तो ये प्ले ध्यान में रखना, चिंतामणि नाटकम बेसिकली कहाँ का है, आंध्र प्रदेश, और वहां पर बैन किया गया है, 100 ईयर्स ओल्ड है, सो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट इज यूएनईपी टाई विद महाराष्ट्र टू सपोर्ट माझी वसुंधरा कैंपेन। यूएनईपी क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, है ना, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी, कीनिया। ठीक है, इन्होंने एमओयू साइन किया विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू सपोर्ट इट्स माझी वसुंधरा कैंपेन। महाराष्ट्र ने एक माझी वसुंधरा कैंपेन शुरू की है। ये कैंपेन है एक इनिशिएटिव टुवर्ड्स सस्टेनेबल यूज ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, ये उसके तरफ ये सस्टेनेबल यूज ऑफ एनर्जी और एनवायरमेंट डेवलपमेंट के लिए है। देखिए, माझी वसुंधरा का मतलब है माई अर्थ, है ना, मेरी धरती। ये इनिशिएटिव बेसिकली एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया हुआ है, और इसका मेन पर्पस है सिटीजन्स को एम्पावर करना, उनको नॉलेज देना, उनको अवेयर करना अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, और उनको इनकरेज करना कि वो मिलकर एक एफर्ट करें टुवर्ड्स इंप्रूविंग दिस एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना माझी वसुंधरा कहाँ का कैंपेन है, और यूएनईपी ने भी इसके साथ टाई अप किया। ठीक है, सो भारत का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट आ रहा है मध्य प्रदेश में। पहली बार एक कमर्शियल स्केल का बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में, और यह प्लांट 1 टन ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम 30 टन ऑफ बायोमास फीडस्टॉक। जॉइंट वेंचर है ये वाटोमो एनर्जीज लिमिटेड और बेजल ग्रीन एनर्जी का, 24 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है, एंड दिस कंपनी हैज द टेक्नोलॉजी ऑफ थर्मली एक्सेलरेटेड एनारोबिक डाइजेशन रिएक्टर, and this can produce not only hydrogen but methane biochar also from this biomass। ठीक है, और बीजल ग्रीन जो है बेसिकली 50% इसका इस वेंचर में होगा, और बाकी 50% ये इंटरेस्टेड फार्मर्स को साथ में लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंडिया अगर पूछा जाए पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट तो कहाँ आएगा, मध्य प्रदेश में। सो आज की सबसे खासियत क्या है, कौन सा स्पेशल डे है, टुडे इज वर्ल्ड पल्सेस डे, दालों का दिन है। भैया कौन सी दाल बनी है तुम्हारे घर, है? यह दिन मनाया जाता है बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, और दिस इज दे सेलिब्रेटेड टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पल्सेस, है ना, जितनी हमारी दालें हैं एज ग्लोबल फूड। अच्छा, इसका हर साल थीम होता है। अच्छा, ये पेपर में, ये पटवारी के पेपर में भी आया था सवाल कि 10 फरवरी वर्ल्ड पल्सेस डे किस दिन मनाया जाता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान में रखा करो। थीम्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस बार की थीम इसकी है पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। पल्सेस को यूज किया जाए टू एम्पावर यूथ एंड इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। ठीक है, 2018 में देखो यूएन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था कि 10 फरवरी को हम वर्ल्ड पल्सेस डे मनाएंगे। पहला वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया गया था 10 फरवरी 2019 को। ठीक है, तो ये 20, 21, 22 चौथा है, 19 पहला, 20 दूसरा, 21 तीसरा, और ये 22 चौथा। ठीक है, 2013 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट किया था, जब 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस ऐलान किया गया था। ठीक है, इस साल फाओ इस दिन को मना रहा है और लोगों को अवेयर करेगा ऑफ न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। सो नितिन गडकरी जी को 18th लेट माधव राव लिमाये अवार्ड मिला है। ठीक है, नितिन गडकरी जी को पहली बार ये अवार्ड दिया गया इन द कैटेगरी ऑफ कार्यक्रम खासदार, मींस एफिशिएंट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एंड इट वाज गिवन फॉर द ईयर 2020-21। ठीक है, अवार्ड देता कौन है ये, नासिक की पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक वचनालय,
ठीक है, इससे पहले ये कार्यक्षम आमदार, जो किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का एक एफिशिएंट मेंबर होता है, उसको दिया जाता है। ठीक है, देखिए हर साल ये एक मेंबर चुनते हैं फ्रॉम लोकसभा, राज्यसभा एंड फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको ये अवार्ड देते हैं। और ये अवार्ड बेसिकली इन द मेमोरी ऑफ लिमाए बाय हिज डॉटर वाज इंस्टीट्यूटेड। इसमें 50,000 कैश और एक मोमेंटो मिलता है। तो इस बार ये नितिन गडकरी जी को मिला है। सो आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम ने एक अपना नया इनिशिएटिव शुरू किया, टेक ए ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। अब जैसे कि नाम है, टेक ए ब्रेक मतलब कि भाई बस करो, इंस्टाग्राम थोड़ा सा कम यूज करो, ये रील वील देखना कम करो। है, आप देखते हो, आप लोग भी बहुत देखते होगे रील, और कई बार तो आदत लग जाती है ना, रील आगे आगे करी जाओ, आगे करी जाओ, पता नहीं लगता, ओहो 1 घंटा बीत गया। सो इंस्टाग्राम ने बेसिकली इसी कारण की वजह से टेक ए ब्रेक लॉन्च किया इनिशिएटिव, और पूरी दुनिया में लॉन्च कर दिया, भारत में भी, है ना। और ये लॉन्च किया गया टू एम्पावर पीपल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द वे दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम। लोगों को एम्पावर करना कि वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करना चाहते हैं, है ना। मतलब कई बार तो ऐसे हैरानी होता है कि मान लो यार, तो इंस्टाग्राम आया, पॉपुलर हुआ, तुम्हें आदत लगा दी रील देखने की, इंस्टाग्राम सर्फ करने की, अब इंस्टाग्राम ही आ रहा है कि नहीं नहीं भाई, हमारे यहाँ टाइम ज्यादा मत स्पेंड करो, बहुत पैसे इकट्ठे हो गए हमारे, है ना। सो दिस इज बेसिकली एन अवेयरनेस प्रोग्राम दे आर स्टार्टिंग। अब मेरे को नहीं पता इन्होंने क्यों शुरू किया, करंट अफेयर है तो जान लो थोड़ा सा। भारत में एक कैंपेन के द्वारा वी द यंग, जिसको ब्रेक जरूरी है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये सबसे पहले यूएस, यूके, बाकी कंट्रीज में लॉन्च हुआ था, लेकिन अब ग्लोबली लॉन्च कर दिया गया है। ये एक फीचर होगा जिसमें लोगों को स्क्रॉल करते हुए एक मैसेज आएगा कि आप थोड़ा सा इंस्टाग्राम से भाई रुको, वेट करो, थोड़ा सा कुछ और काम कर लो, और काम भी जिंदगी में ज़रूरी होते हैं। एंड इट वॉज टू मेक श्योर दैट यंग पीपल आर अवेयर ऑफ दिस फीचर, है ना। उनको नोटिफिकेशन भी आएगा कि भाई ये तुम ऑन कर लो है, ठीक है। और बेसिकली ये एक डेली लिमिट भी लगाएगा आपको कितना टाइम स्पेंड करना है इंस्टाग्राम पे, बस इन चीज़ों को लेके, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना कि ये इनिशिएटिव अगर पूछा जाए किसने शुरू किया तो इंस्टाग्राम ने। सो आगे चलते हैं। ड्रोन इंपोर्ट पर यूनियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, लेकिन एक्सेप्शन है, सिक्योरिटी, रिसर्च या डिफेंस के लिए अगर ड्रोन खरीदेंगे तो कोई बैन नहीं है। और पर्पस इसका है मेड इन इंडिया ड्रोन्स को प्रमोट करना। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, ड्रोन पार्ट्स पर किसी भी तरह का बैन नहीं लगाया है, ठीक है। ड्रोन पार्ट्स पे नहीं लगाया, ड्रोन पे लगाया। एंड गवर्नमेंट हैज टेकन many steps to boost domestic manufacturing of drones and drone parts. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने 120 करोड़ की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी शुरू की, ड्रोन ऑपरेशन रूल्स को भी लिबराइज किया, नए ड्रोन रूल लेके आए हम 2021, फीस भी रिड्यूस की, कंप्लायंसेस भी रिड्यूस किए, और एक एयर स्पेस मैप इंडिया का लॉन्च किया था। देखिए नए ड्रोन 2021 रूल्स लॉन्च किए गए थे ताकि एक लिबरलाइज रिजाइम आ सके फॉर दिस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। इसकी कुछ प्रोविजंस थी, जैसे कि एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाएगा फॉर अ सिंगल विंडो ऑनलाइन बिजनेस फ्रेंडली सिस्टम, और ग्रीन जोन्स में कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं होगी अप टू 400 फीट। और जबकि एयरपोर्ट के पैरामिड से 8-12 किलोमीटर में, 8 से 12 किलोमीटर में 200 फीट तक कोई भी फ्लाइट परमिशन की जरूरत नहीं होगी। और कोई भी पायलट लाइसेंस नहीं चाहिए होगा फॉर माइक्रो ड्रोन्स, नैनो ड्रोन्स एंड फॉर R&D, ठीक है, R&D ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी ऑन ड्रोन ऑपरेशंस बाय फॉरेन ओन्ड कंपनीज जो कि भारत में रजिस्टर्ड हैं। और DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ, ये जो है बेसिकली इसको रेगुलेट करेगा इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट्स। और सिक्योरिटी क्लियरेंस की कोई ज़रूरत नहीं होगी बिफोर एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस। और ड्रोन कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएंगे जिससे कार्गो डिलीवरीज को बेसिकली डेवलप किया जा सके, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले हमने इस पर भी बात की थी कि ड्रोन्स को कोशिश कर रही है सरकार की ड्रोन्स को यूज करें फॉर डिलीवरी, ठीक है। और आपको पता है ड्रोन्स एक न्यूसेंस भी है जब इधर से पाकिस्तान की तरफ से पंजाब बॉर्डर से आने को देखने को मिलता है हमें, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपना एक नया मिशन लेके आ रही है, 2022 का पहला मिशन, PSLV C-52 मिशन, ठीक है। 14 फरवरी को हरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, और इसमें एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जाएगी, ठीक है। इसका वेट 1710 किलो है, और ये EOS-4 सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में छोड़ेगा। इसके साथ ही 2 छोटी को पैसेंजर सैटेलाइट्स भी जा रही हैं।
इनमें से एक तो स्टूडेंट सैटेलाइट है जिसका नाम है InspireSat-1। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस और लेबोरेटरी ऑफ अटॉम एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। एक है टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट, ये इसरो ने बनाया है, और इट इज़ बेसिकली ए प्रिकर्सर टू इंडो भूटान जॉइंट सैटेलाइट, और ये सिर्फ 6 महीने तक ऑपरेशन में रहने वाली है। अच्छा, ये जो EOS-4 है इसमें बेसिकली एक थर्मल इमेजिंग कैमरा होगा, और इससे हमें हेल्प मिलेगी असेसमेंट ऑफ वाटर सरफेस टेम्परेचर्स, लैंड थर्मल इनर्शिया एंड डिलिनिएशन ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, सैटेलाइट का फोकस होगा फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयनोस्फेरिक डायनेमिक्स, सन की कोरोनल हीटिंग, इसको समझना। EOS-4 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसका पर्पस है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी इमेजेस ऑफ ऑल वेदर कंडीशंस। ठीक है, एंड इट विल प्रोवाइड images for application to forestry, plantation, agriculture, flood mapping, soil moisture hydrology। ठीक है, ये सारा। और इसके जगह जो पहले वहां पर एक सैटेलाइट थी InSat-4B सैटेलाइट, वो पोस्ट मिशन डिस्पोजल के लिए चली गई। ठीक है, 24 जनवरी 2022 को। देखिए, यूएन ने स्पेस डेब्रीज मिटिगेशन कुछ गाइडलाइंस बनाई है, उनके अंतर्गत ही जो सैटेलाइट्स हैं उनको डिस्पोज किया जाता है, और ये भारत की 21वीं सैटेलाइट है जिसको पोस्ट मिशन डिस्पोज किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। वेस्टर्न रेलवे ने 100वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस जो है बेसिकली माइलस्टोन इन्होंने प्राप्त कर ली है। मुंबई सेंट्रल डिवीजन ऑफ वेस्टर्न रेलवे, इन्होंने माइलस्टोन ये किया है इन सूरत एरिया। और इस टेक्सटाइल एक्सप्रेस जब से रेलवे ने चलाई है, रेलवे को 10.2 करोड़ का फायदा हुआ है। पहली ट्रेन सिर्फ 5 महीने पहले सितंबर 1, 2021 को शुरू की गई थी बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज एंड टेक्सटाइल्स, और सिर्फ 5 महीनों में हमने 100th जो टेक्सटाइल ट्रेन है वो भेज दी। और इसका बेसिकली पर्पस था टू इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ सूरत टेक्सटाइल सेक्टर ऑन रेलवेज। सूरत में जो इतना बड़ा टेक्सटाइल का सेक्टर है उसका रेलवे पर कॉन्फिडेंस बढ़ाना, और एक और एम था कि बूस्ट करना सूरत की टेक्सटाइल मार्केट को एक फास्टर, इकोनॉमिकल और सेफर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देना। ठीक है, इससे बेसिकली हेल्प मिलेगी इन टैपिंग द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ टेक्सटाइल मार्केट, एंड इट विल केटर टू द ट्रांसपोर्टेशन नीड्स ऑफ टेक्सटाइल गोडाउन हब्स इन सूरत सिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना, 100 टेक्सटाइल एक्सप्रेस, वेस्टर्न डिवीजन, वेस्टर्न रेलवे, मुंबई सेंट्रल डिवीजन। ठीक है, किससे रिलेटेड है? सूरत से, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए स्पेशली ये तैयार की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिकली बयान दिया है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है it has made the suggestions on the applicability and imposition of death penalty। डेथ पेनल्टी को किस तरह से यूज करना है। अभी रिसेंट एक जजमेंट आई थी जिसमें रेप और मर्डर हुआ था एक 7 साल की लड़की का, और उसमें कोर्ट ने बेसिकली डेथ पेनल्टी को कम्यूट करके उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली कहना था कि ट्रायल जजेस जो हैं वो डेथ पेनल्टी के फेवर में ही हमेशा ना हो, सिर्फ इसीलिए कि जी क्राइम बहुत ड्रेडफुल नेचर का हुआ है और इसका सोसाइटी पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, है ना। दे शुड आल्सो इक्वली कंसिडर कि किस तरह से हम कुछ मिटिगेटिंग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इन फेवर ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट जा सकते हैं एज कंपेयर टू गिविंग डेथ पेनल्टी, है ना। वैसे भी आपको पता है डेथ पेनल्टी को लेके वर्ल्ड लेवल पर बड़ा चल रहा है कि डेथ पेनल्टी को खत्म करो। ठीक है, और इस जजमेंट ने बेसिकली रेफर किया था फॉर द एवोल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पिनोलॉजी। इसका मतलब है कि कैपिटल पनिशमेंट मानते हैं एक डेटरेंट का काम करती है। ठीक है, और इट इज इन रिस्पॉन्स टू सोसाइटी कॉल फॉर एप्रोप्रिएट पनिशमेंट, कि हाँ इसे ये मामला बहुत गंभीर था और इसमें सजा मिलनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ पेनोलॉजी कहता है कि एक बैलेंस होना चाहिए सोसाइटी की अदर ऑब्लिगेशंस में भी, है ना। अगर हमारी सोसाइटी का ये फर्ज है कि हाँ किसी ने कुछ ऐसा गुनाह किया उसको सजा दो, तो हमारी सोसाइटी का एक ये फर्ज भी है कि ह्यूमन लाइफ, है ना, ह्यूमन लाइफ बहुत कीमती है और उनको बेसिकली इसको भी प्रिजर्व रखने की जरूरत है, फिर वो चाहे एक एक्यूज की हो। ठीक है, जब तक ये इनएविटेबल ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि यार डेथ पेनल्टी के बिना रहा ही नहीं जा सकता, या कोई इस तरह के सोशल इश्यूज हो या कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ सोसाइटी हो जिसकी वजह से आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते, वहां डेथ पेनल्टी आप दे रहे हो, फिर
बात चलो फिर भी मानते हैं। ठीक है, देखिए बचन सिंह 1980 केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंटेंसिंग फ्रेमवर्क बनाया था कि डेथ पेनल्टी कैसे देनी है। इसने कहा था कि आप वे करें, ठीक है, पूरी इशू को, और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को चूज करें, ना सिर्फ ऑफेंस के कि ऑफेंस किस हालातों में हुआ है, ऑफेंडर क्या है, कौन है, और ये डिसाइड करें कि क्या किसी इंसान को डेथ पेनल्टी देनी है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट देना है। ठीक है, बचन सिंह जजमेंट के अनुसार तो कि कोई भी बंदा एलिजिबल है फॉर डेथ सेंटेंस अगर लगता है कि एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस दे मस्ट आउटवे द मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, है ना। इसका मतलब क्या है कि इतने ज्यादा एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस हो गए, मतलब इतनी ज्यादा गंभीर कंडीशन हो गई कि अवॉइड नहीं किया जा सकता था, है ना। कई बार ये कि मिटिगेटिंग होता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं माफ कर दो। जब आपको लगे कि नहीं ये माफी के काबिल चीज नहीं है, बहुत ज्यादा एग्रावेट हुआ है ये चीज, देन यू कैन अनाउंस अ डेथ सेंटेंस। ठीक है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की यहां बात की। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या होता है? एक फंडामेंटल सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है विच रेफर्स टू सेट ऑफ शेयर्ड बिलीव्स, आइडियाज, एटीट्यूड्स, नॉलेज, जो किसी सोशल ग्रुप या सोसाइटी के। कलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सोसाइटी का एक कलेक्टिव, एक कंसाइंस, हमारी सोच, हम लोगों की इकट्ठे सोच, सोसाइटी की सोच क्या कहती है। ठीक है, और इस कलेक्टिव कंसाइंस को यूज किया गया था पहली बार टू जस्टिफाई डेथ पेनल्टी इन द 1983 जजमेंट ऑफ मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कोर्ट ने बोला था कि कलेक्टिव कंसाइंस सोसाइटी की बहुत शौक हुई है, ठीक है, इसीलिए हमें जो है डेथ पेनल्टी देनी होगी। मोस्ट फेमसली इसको यूज किया गया इन द 2005 जजमेंट इन पार्लियामेंट अटैक केस, है ना, जब अफजल गुरु को फांसी की सजा दी थी। और रीसेंट केस अगर बात करें तो 2017 जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की आई थी इन द निर्भया दिल्ली गैंगरेप केस, उसमें इस चीज को, कलेक्टिव कंसाइंस को इन्वोक किया गया, है ना। मतलब कोर्ट का कहना है कि जब कलेक्टिव कंसाइंस कहती है, जब पूरी सोसाइटी ही एक तरह से इस तरह सोच रही है कि यार ये सही नहीं किया गया, इनको सजा मिलनी चाहिए, तो आप डेथ पेनल्टी दे दो। लेकिन जहां मिटिगेट हो सके कि नहीं चलो कोई बात नहीं, कुछ सर्कमस्टांसेस इस तरह के रहे या कुछ इश्यूज इस तरह के रहे, वहां आप इस चीज को अवॉइड करो और उसकी जगह आप लाइफ इंप्रिजनमेंट दो। ठीक है, सो ओके, दीज आर द बेसिकली टुडे करंट अफेयर। सो अभी रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सो पहला सवाल, रेलवे के किस जोन ने माइलस्टोन अचीव किया है ऑफ 100th टेक्सटाइल ट्रेन? ठीक है, बताओ किसने किया है? सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदर्न, अभी हमने बात की थी। सो इट इज वेस्टर्न जोन, मुंबई सेंट्रल। टेक ए ब्रेक किन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया? टिकटॉक, गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। सो बताओ, ब्रेक लो भाई जो ज्यादा यूज करते हो, इंस्टाग्राम। देन 18वें लेट माधवराव लिमय अवार्ड किनको मिला है? ये मैंने अभी आपको बताया है। सो हु गॉट इट? इट इज नितिन गडकरी। वर्ल्ड पल्सेस डे किस दिन मनाया जाता है? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, 10 फरवरी। इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहां पे सेटअप किया जाएगा? सो इट विल बी सेटअप इन मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने 100 साल पुराना एक प्ले बैन किया है, चिंतामणि नाटकम? तो ये बैन किया है आंध्र प्रदेश ने। माझी वसुंधरा कैंपेन, है ना, जिसके साथ यूएनईपी ने टाई अप किया है इसको प्रमोट करने के लिए, किस स्टेट का कैंपेन है ये है महाराष्ट्र। और हु इज द ऑथर ऑफ बुक अश्वत्थामा इज जस्ट एन एलिफेंट? एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट ऑफ केरला, कौन है? एम शिवाशंकर। सो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स। मिलेंगे कल को एक नई वीडियो के साथ। आप हमारी वीडियोस को इसी तरह से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। हम आपको जो है लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ और कई इश्यूज हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन को जरूर यूटिलाइज करें, या कोई सवाल हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।